हम चर्चा करने वाले हैं कोविड के दौरान जो हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम आ रहे हैं। और इस चर्चा पर हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। एमएन शर्मा, सेक्रेटरी जनरल जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के और पूर्व सीएमडी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। इसके अलावा मिलिंद खरात सर, जो अभी अभी जिनका 3 साल का टेन्योर पूरा हुआ है ऑम्बुड्समैन का महाराष्ट्र एंड गोवा। इसके अलावा आप भी यूनाइटेड इंडिया के सीएमडी रह चुके हैं, काफी लंबा अनुभव है। और तीसरे हमारे गेस्ट है बाबूतोष मिश्रा जी, डायरेक्टर अंडरराइटिंग क्लेम्स, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये सहयोग ही है कि दो यूनाइटेड इंडिया के सीएमडी, पूर्व सीएमडी हमारे साथ इस समय मौजूद है। एमएन शर्मा सर, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। ये जो कोविड की दूसरी लहर है, इसमें क्योंकि आप तो पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सारी जो भी रिकमेंडेशन जाती है मिनिस्ट्री में, आईआरडीए में, वो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के थ्रू ही जाती है। तो क्लेम एक्सपीरियंस कितना अलग रहा है दूसरी लहर में? ऐसे तो सेपरेट अकाउंट हम नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उसी अकाउंट में जा रहा है। लेकिन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द क्लेम्स हैज गॉन वेरी हाई अप, इज ऑलमोस्ट लाइक डबल्ड कंपेयर टू द लास्ट ईयर द सिचुएशन नाउ। तो उसके कारण अभी हम इतना कह सकते हैं कि ये डबल स्पीड में चल रहा है अभी क्लेम इंटीमेशंस। यस सर। तो क्या सर, जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो आपको जो रिकमेंडेशन दे रही है, तो वो ये फेस कर रही है, हीट फेस कर रही है क्लेम्स की, काफी ज्यादा प्रेशर है? यस, वो तो है। और हम इसको पहले भी एस्टिमेट कर चुके थे इसी पहले ही। एंड हम इसीलिए पहले से हम ये बोल रहे थे कि ये कोविड ट्रीटमेंट कॉस्ट सब गवर्नमेंट इंटरवीन करके उसको स्टैंडर्ड एक लेवल में रखना चाहिए बोलकर, क्योंकि ये हम पहले ही एस्टिमेट करे थे। और ऐसा भी हो सकता है कि देयर कैन बी अ थर्ड वेव, फोर्थ वेव, ये चलता रहेगा और एक दो साल तक होने का पॉसिबिलिटी है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम ये कोविड ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस नॉट ओनली इंश्योरेंस इंडस्ट्री का को ध्यान में रखते हुए नहीं, ऑर्डिनरी पब्लिक, कॉमन मैन को भी ध्यान में रखते हुए इसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। सर, तो क्या पिछले 1 साल में ये स्टैंडर्डाइज हुआ है? थोड़ी बहुत जो आपके क्लेम्स आ रहे थे सभी कंपनियों के, उसमें कुछ फर्क आया है या फिर अभी भी ओवर चार्जिंग जो है वो जारी है? ओवर चार्जिंग पहले से तो थोड़ा कम ही लग रहा है, लेकिन जो हम रेट्स जो समझे, ठीक समझे, वो रेट्स तो कोई चार्ज नहीं कर रहा है। एंड पब्लिक से ज्यादा मांग कर, डिमांड कर वो लोग ले रहे हैं। जो भी मना करता है एक्स्ट्रा देने के लिए, उनको हॉस्पिटल में बेड्स तक नहीं दे रहे। तो पब्लिक क्या करेगी बेचारे, वो लोग देना ही पड़ रहा है उनको। बाबूतोष मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, आपके मुताबिक क्या जो सेकंड वेव में जो एक ऑक्सीजन का कंपोनेंट है, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से भी क्लेम काफी ज्यादा बढ़े हैं? क्योंकि मैंने खुद ने जो 8-10 क्लेम देखे, वहां पर एक क्लेम उदाहरण के तौर पे दूं, 2.5 लाख रुपए का क्लेम था, उसमें 38,000 रुपए यानी 38,000 रुपीज जो ऑक्सीजन का कंपोनेंट था। तो ये पूरी तरह से नया है आपके लिए और ये कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप कर रहा है? वैसे अनुराग, हमने काफ़ी सारे क्लेम मुआयना करके हमने जब देखा उसमें डेटा, तो इतना सारा सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से हमारे नज़र में नहीं आया। लेकिन ये सही बात है कि जब कोविड शुरू हुई थी 1 साल पहले, अगर देखा जाए तो तभी हम जिसको बोलते हैं एवरेज लेंथ ऑफ स्टे एक ट्रीटमेंट के लिए जो थी, वो करीब 10 से 11 दिन हुआ करती थी पहले वेव में, मतलब इनिशियल पार्ट में। वो घट के अभी 7-8 दिन में हो गया है। सो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे 10-11 से घट के 7-8 हो गया है। और जहां तक मेरा मानना है, मेडिकल कम्युनिटी, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, साइंटिस्ट, एवरीबडी, हमको अभी कोविड के बारे में ज्यादा जानकारी है। 1 साल पहले जितनी थी उससे कई ज्यादा जानकारी है अभी हमें। परंतु जब मैं उसी के साथ एवरेज ट्रीटमेंट कॉस्ट देखता हूँ, जो एक जैसे मैक्स बुपा की अगर मैं बात करूं हमारी कंपनी की, तो करीब 1.3 लाख, 1.3 लाख का जो क्लेम था, वो अभी भी 1.4 लाख है। जानकारी ज्यादा हो गई है हमारे पास, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इवॉल्व हो गए हैं, लेंथ ऑफ स्टे 11 दिन से घट के 7-8 दिन हो गया है, लेकिन एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट नहीं घटा है उस प्रकार से।
तो ये एक चिंता की विषय जरूर है। और हमने उसको जब डिटेल में देखा तो कई जगहों में पाया कि हायर एंटीबायोटिक्स का यूज, जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो पाया हमने। इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारे हमने पाए, और शायद यही कुछ कारण रहे हैं जिसके वजह से ये एवरेज क्लेम्स है जिस मात्रा में हमें अपेक्षा थी कि ड्रॉप होगी, उस मात्रा में हुई नहीं। और हमने ये भी नोटिस किया था पिछले साल शुरू से लेके अगर दिसंबर तक की बात करूं तो एवरेज क्लेम साइज घटते आ रही थी और लेंथ ऑफ स्टे भी घटते आ रही थी, परंतु ये जो सर लेकिन second wave कहीं आया है, ये नहीं हुआ। आपका ये भी ऐसा अनुभव है क्या जो हॉस्पिटल के द्वारा, क्योंकि अभी बेड्स की मारामारी है तो हॉस्पिटल ने शेयरिंग में पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, लेकिन चार्ज जो किया वो सिंगल ऑक्यूपेंसी का कर दिया और बाकी जो कंज्यूमेबल्स हैं उनके भी चार्जेस ज्यादा कर दिए, तो ये भी कुछ वजह हैं जिससे जो क्लेम्स हैं वो आपको लग रहा है कि एवरेज क्लेम नहीं घट रहा है? कई कारण हैं, शायद कई कारण हैं, शायद एक कोई कारण पे हम ये नहीं बोल सकते यही एक कारण है, मल्टीफैक्टोरियल है। एक कुछ तो लॉजिकल बात है हमारे हॉस्पिटल्स एंड प्रोवाइडर्स की कि एक कोविड पेशेंट को ट्रीट करने में और एक मलेरिया या कोई दूसरे इन्फेक्शन को ट्रीट करने में उन्हें ज़्यादा खर्चा आता है। ये लॉजिकल बात है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, स्टाफ वगैरह भी सिक होते हैं। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो ट्रेंड चली आ रही थी लेंथ ऑफ स्टे घटने की और एवरेज क्लेम साइज, वो सेकेंड वेव में नहीं हुआ है, उल्टा है, बल्कि कई जगह पे हमने नोटिस किया बढ़ गया है। और कारण बहुत सारे हैं, शायद वो कुछ भी रहे होंगे जैसे आपने बताया, बट मैंने जो बताया आपको, एक है कि वेरी हायर एंटीबायोटिक्स यूज हमने देखा है, फेयरली हाई एंटीबायोटिक यूज कई जगह पे नोटिस में आया है। दूसरी बात हमने देखा है कि इन्वेस्टिगेशंस काफी सारे हुए हैं। पहले चरण में हमने इतना इन्वेस्टिगेशन या इतने सीटी स्कैन नहीं देखे थे जो इस बार हमने देखे हैं। तो और ये भी हो सकता है कि दूसरे चरण में शायद पेशेंट ज्यादा सिवियरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हों, तो एक कोई कारण पे हम पॉइंट नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स मल्टीफैक्टोरियल डेफिनेटिवली है। और ये एवरेज क्लेम साइज नहीं घटना इज अ लिटिल कंसर्न डेफिनेटिवली, क्योंकि एक ट्रेंड चली आ रही थी ये घटने की। मिलिंद खरात साहब, आपने अभी 3 मई तक जो है इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ी जो शिकायतें उनका निपटारा किया होगा, और पूरे 1 साल का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, तो जहां पर जो आपके पास शिकायतें आ रही थी तो उसमें क्या उन शिकायतों में मोटा मोटा क्या कहना था कि इंश्योरेंस कंपनियां उनके क्लेम रिजेक्ट कर रही है? क्योंकि जो मेरे पास अभी 5 मई तक का आंकड़ा है उसके मुताबिक जो कोविड से जुड़ा हुआ औसत क्लेम है वो 1,40,000 रुपए का है, और जो उसका सेटलमेंट हुआ है वो 96,000 रुपए का, मतलब 68% तक। तो ये शिकायतें पिछले 1 साल में आपके पास आई होगी, और उसमें मेजर स्पेसिफिकेशन क्या थे? शॉर्ट पेमेंट की तो शिकायतें बहुत सारी आई है, साथ में एक पूरा क्लेम ही रिजेक्ट किया हुआ है, इस तरह की भी शिकायतें हमारे पास आई है। कुछ कंपनियों ने कोविड ट्रीटमेंट का पूरा क्लेम ही दिया नहीं है। उसके कई कारण हैं कि कई कंपनी ने ऐसा भी कहा है कि होम ट्रीटमेंट कवर नहीं है, या कोविड सेंटर में अगर ट्रीटमेंट दिया है तो वो कवर नहीं है। तो इस तरह के क्लेम जो कंपनी ने दिए नहीं है उसकी शिकायत हमारे पास आई है। या कई कंपनी ने अगर इंश्योर को कोई दूसरी बीमारी थी वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की नॉन डिस्क्लोजर की वजह से, तो वो भी दावे उन्होंने नामंजूर किए हैं। तो इस तरह की भी शिकायत आई। मगर ज़्यादा करके जो शिकायत हमारे पास जो आई है वो जो क्लेम, जो टोटल क्लेम जो था और एक्चुअल पेमेंट जो हुआ है उसमें काफ़ी अंतर है। शॉर्ट पेमेंट जिसको हम बोलते हैं कि शॉर्ट पेमेंट के बहुत सारी शिकायतें आई है। तो शॉर्ट पेमेंट की तो शिकायत है, पर साथ ही साथ नॉन पेमेंट ऑल्सो उसकी भी काफ़ी शिकायतें हमारे पास आई है। सर, तो इसमें शॉर्ट पेमेंट की जो शिकायतें थी उनका निपटारा करते समय आपने क्या जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है उनकी जो रेफरेंस दरें हैं उसी को ध्यान में रखा, या फिर उसके विपरीत जाके भी कुछ आपने ऑर्डर दिए? जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने गाइडलाइंस रेट दिए हैं, मगर वो गाइडलाइंस रेट ही है। कई जगह हमने उनका इस्तेमाल किया है, मगर स्ट्रिक्टली वो पॉलिसी के अंदर नहीं होने के वजह से हम इस तरह से नहीं कह सकते कि आपको इसी रेट से ही क्लेम मिलेगा। अगर किसी का
पॉलिसी ज्यादा रकम का है, लाइक से फॉर एग्जांपल 10 लाख ऑफ रुपीस, और गाइडलाइन रेट के हिसाब से बहुत ही कम होता है, तो उसको पेनलाइज करना ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कई जगह नेटवर्क हॉस्पिटल भी जो है उन्होंने गाइडलाइंस रेट माने नहीं है, वो भी गाइडलाइन रेट से कई ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें इंश्योर का तो कोई ये नहीं है, उसके तो कोई गलती नहीं है, उसने सही तरह से इंश्योरेंस लिया है, हॉस्पिटल ने जो भी ट्रीटमेंट दी उसका जो भी खर्चा है उसने हॉस्पिटल का बिल दे दिया है। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल ने ही जीआई काउंसिल के रेट या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के रेट मानने से अगर इनकार किया तो उसकी सजा हम इंश्योर को कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए कई जगह हमने पॉलिसी कंडीशन के हिसाब से क्लेम सेटलमेंट करने के लिए कंपनी को कहा है। अच्छा, हाँ सर, शर्मा सर, पिछले एक साल में ये जैसे कि नीति आयोग की जो प्रस्तावित दरें थी उनको मानकर जीआई काउंसिल ने एक रेफरेंस दरें फ्रेम करी, उसको कई स्टेट्स ने भी अपनाया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। तो क्या ओवर द 1 ईयर आपको लग रहा है कि इसमें स्ट्रीमलाइन हुआ है, जो कंपनियों को हॉस्पिटल के साथ टाई अप करने थे वो धीरे धीरे हुए हैं, या फिर अभी तक भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है? भाई ज्यादा बदलाव हुआ बोलकर तो नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि हॉस्पिटल्स उनका डिमांड ज्यादा रहने के कारण वो हमसे उतराकर हमसे डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब डिस्कशन ही नहीं हो पाया प्रॉपरली तो एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? सो दैट इज द सिचुएशन। और बात आई अगर इसका तो कि हाउ इंश्योरेंस काउंसिल कैन डिटरमिन रेट, बोल तो उसको हम ये बताएंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो भी हम प्रॉमिस करते हैं हमें कुछ भी रहे, हम बोलते हैं कि एक्चुअली एंड रीजनेबली इंकर्ड एक्सपेंसेस आर अलाउड, एक्चुअली एंड रीजनेबली इंकर्ड। हम ये बात लेकर चल रहे हैं कि जो एक्सपेंसेस आजकल हॉस्पिटल्स चार्ज कर रहे हैं वो रीजनेबल नहीं है। सो जब ज्यादा चार्ज कर रहे हैं रीजनेबलनेस से भी ज्यादा, तो उसके लिए हम उसको अलाउ नहीं कर रहे। हम एक वट एवर रीजनेबल है वो हमें बनाकर उसके हिसाब से हम अलाउ कर रहे हैं। तो अगर वो बात ओम्बुड्समैन साहब की बात तो बहुत सही है, उनके पास तक बात पहुंचा है, तो वो लोग ऑलवेज दे कैन क्वेश्चन द काउंसिल डिटरमिन रेट, एंड दे काउंसिल जो रेट दिया उसको नहीं मानते हुए वो लोग जो रीजनेबल समझते हैं वो देने का अधिकार उनके पास है। लेकिन हम उससे भी आगे अगर मामला अगर कोर्ट में गया तो कोर्ट में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात आई तो वो लोगों को डिसाइड ये भी करना पड़ता है कि वो रीजनेबल रेट्स क्या है, व्हाट इज रीजनेबल। अगर वहां पर जब रीजनेबल के लिए वो लोग देखे हैं तो वो हॉस्पिटल्स हम वो लोग जो रेट चार्ज कर रहे हैं वो रेट को जस्टिफाई करना पड़ता कोर्ट में। तो हम समझते हैं कि वो लोग ये रेट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, मेयरली ऑन सप्लाई डिमांड बेसिस में रेट बढ़ा के चार्ज करना या ये कंटेजियस डिजीज के नाम पे चार्ज करना तो गलत है, क्योंकि हॉस्पिटल्स आर मेंट फॉर ट्रीटिंग ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस जिनमें कंटेजियस डिजीज भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एवरी डॉक्टर जो प्रोफेशन में एंटर किया उसको ये मानकर चलना पड़ेगा कि वो एक दिन कभी ना कभी जिंदगी में ये कंटेजियस डिजीज को भी ट्रीट करना है। जैसा कॉमन मैन पैनिक किया, अगर डॉक्टर्स भी स्टार्ट पैनिक करना शुरू कर दिए और हॉस्पिटल्स भी रेट्स पैनिक को देखते हुए डबल ट्रिपल और 4 टाइम्स रेट बढ़ा दिए तो वो गलत बात है। तो हम वो देखते हुए हम रीजनेबल रेट क्या होता है हमने अराइव किया एंड हम ऑफर कर रहे हैं, एंड उससे ज्यादा अगर कोई चार्ज किया गया तो वो कोर्ट में अगर मामला जब कभी कोर्ट में गया तो लोग को बताना पड़ता है कि ये क्या है, क्यों उनका ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, और वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हॉस्पिटल्स की दलील थी कि अगर कोई पेशेंट है उसको अच्छा इलाज मिल रहा है तो उसे क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका भुगतान तो इंश्योरेंस कंपनी को देना है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कहां तक पहुंचा है? वो तो राइट नो वो केस तो एडजॉर्नमेंट हुआ है, एग्जाम होते जा रहा है।
एंड पूरा वो लोग भी जजमेंट इसमें कंक्लूड अभी नहीं हुआ है मामला, तो मैटर इज सब जुडिस है, उसके बारे में अपन ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते इधर इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन sir. इतना तो कह सकते हैं कि जब कभी ये बात आया कोर्ट के सामने, तो हम हमारी तरफ से हम जस्टिफाई करने लिए हम पूरी तैयार हैं, और हॉस्पिटल्स को भी उनको आंसर देना पड़ेगा कोर्ट में कि ये रेट्स कैसा चार्ज कर रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस। सो तब पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। यस सर, तो व्हाट यू मीन टू से दैट हॉस्पिटल्स को भी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई, आप लोगों ने काफी ट्राई किया। जी जी हाँ जी। यस सर। बाबूतोष सर, जिस तरह का क्लेम एक्सपीरियंस है और आपने ही कहा कि आगे थर्ड वेव फोर्थ वेव तक हो जाएगा, तो ये कब तक है, थ्रेशोल्ड कब तक होगा आपका ये इसको झेलने का? देखिए, एक अगर इंश्योरेंस कंपनी के नज़रिए से मैं बात करूं, तो ये हमारे लिए समय यही है कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे सपोर्ट कर पाएं, भले ही वो पहला वेव हो, द्वितीय वेव हो, तीसरा चौथा हो जाए। हाँ, इनके इम्पैक्ट्स हम पे निश्चित रूप से आएंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, हम एक तरह से पब्लिक के पैसे के कस्टोडियन भी हैं। बिकॉज हम जब 100 हजारों लाखों लोगों से प्रीमियम लेते हैं, उससे हजारों लोगों का क्लेम पे करते हैं, तो वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फेयर ऑल्सो टू कस्टमर्स एंड जुडिशियसली यूज देयर मनी टू पे आउट द क्लेम्स एज वेल। सो हमारे ऊपर उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां तक कि इस समय की बात है और कितने वेव्स की बात है, तो मुझे लगता है कि ये समय वही है कि यही तो टेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए तो कस्टमर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं कि किसी वक्त बेवक्त अगर जरूरत पड़ जाए तो इंश्योरेंस कंपनी साथ में खड़े होकर उनको सपोर्ट करे। तो हमें इसकी चिंता इतनी ज्यादा है नहीं कि सेकेंड थर्ड फोर्थ वेव हो। हम मैनेज करेंगे, कस्टमर सपोर्ट करेंगे किसी भी हिसाब से कस्टमर की को जरूरत लेकिन रहेगी। सर एक थ्रेशोल्ड तो आएगा ना, आप जब कह रहे हैं कि कई 100 से हम पैसा लेते हैं और लाखों से पैसा लेते हैं और कई 100 को देते हैं, तो उसमें एक वक्त तो एक थ्रेशोल्ड आएगा ही। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि एवरेज क्लेम नहीं घटा है, तो फिर दैट इज बाउंड टू बी आपके ऊपर फोर्स आएगा और आपको प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा। थियोरेटिकली एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अगर क्लेम की मात्रा एक लिमिट के ऊपर हो, ज्यादा हो, तो शायद कुछ समय के लिए इंश्योरेंस कंपनी उसको निश्चित रूप से एब्जॉर्ब कर सकती है। बहुत लंबे समय तक अगर वो चले तो शायद इंश्योरेंस कंपनी उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए और उसके वजह से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से प्रीमियम भी बढ़ने के आसार रहते हैं। बट अभी जो दौर है, मुझे लगता है कि अभी हमें उतनी जानकारी है नहीं और उतना डेटा हमारे पास है नहीं कि अभी हम बोल सकें कि प्रीमियम निश्चित रूप से बढ़ेगी या कितने बढ़ेगी। हम अभी उस मोड पे हैं, उस दौर पे हैं जहां हमने वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस मात्रा में क्लेम्स आ रहे हैं कोविड के, किस मात्रा में दूसरे क्लेम्स आ रहे हैं। अभी जैसे सिचुएशन डायनेमिक है, तो कभी जब कोविड तुरंत बढ़ जाता है तो बाकी सारे क्लेम्स आए थोड़े घट जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ज्यादातर बेड कोविड पेशेंट ऑक्यूपाई करते हैं। अभी अगर कुछ सिटीज की बात करें, कोविड जहाँ पे एक पीक फेज के दौर से जा रही है, लेकिन फिर कुछ समय बाद बाकी क्लेम्स भी आने लगते हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता हमें उतनी डेटा मिल चुकी है कि हम अभी प्रेडिक्ट कर पाए प्रीमियम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या कितनी बढ़ेगी। शायद ये हमें आशा है कि ये वेव भी, जैसे हमने नोटिस किया है काफी सारे सिटी में जहाँ पे बहुत मात्रा में कोविड थी, अभी वहां पे कम होता दिखाई दे रहा है। जैसे मुंबई में, दिल्ली में स्टेबल होता दिखाई दे रहा है, जबकि शायद बेंगलुरु में बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम पूरे देश में विभिन्न शहरों में कस्टमर्स हैं और बिजनेस करते हैं, तो हमें एक पैन इंडिया लेवल पे देखना होता है, ना बल्कि सिर्फ किसी एक स्थान या एक स्टेट के ऊपर। मुझे लगता है और 3 से 6 महीना कम से कम हमें देखना है और डेटा लेना है, उसके बाद शायद हम इस पोजीशन पे रहेंगे कि बोल पाए कि प्रीमियम बढ़ेगी या नहीं, और अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। मिलिंद खरात सर, जैसा कि एमएन शर्मा सर बोल रहे थे कि हॉस्पिटल्स को भी समझना चाहिए, तो आपने जो पिछले 1 साल में अपने अवार्ड दिए हैं, ऑर्डर दिए हैं, उसमें क्या मेजॉरिटी आपने हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट भी दिया है, उनको भी पेनलाइज किया है?
जी हाँ, हॉस्पिटल के अगेंस्ट भी दिया है। कई बार हमने देखा है कि हॉस्पिटल का जो बिलिंग है, वो बिलिंग करने में वो नए नए तरीके ढूंढ रहे, जैसे कि आरएमओ चार्जेस आर पार्ट ऑफ द रूम चार्जेस। आरएमओ चार्जेस तो कई जगह हॉस्पिटल ने क्या किया है कि आरएमओ चार्जेस सेपरेटली चार्ज कर रहे हैं। रूम चार्जेस होगा, फिर ट्रीटमेंट चार्जेस होगा, फिर आरएमओ चार्जेस, और कई कई अलग हेडिंग देके अलग अलग चार्ज हॉस्पिटल्स करते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ होता है तो हमने वो एक्सक्लूड कर दिया है, और जो रूम चार्जेस का जो डेफिनेशन पॉलिसी के अंदर है उसी तरह से क्लेम सेटल किए हैं। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल होगा मेरा एमएन शर्मा सर से। सर, ओवरऑल जो है, अब आप सारी कंपनियों से जो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, रिकमेंडेशन आ रही है, तो अक्रॉस द बोर्ड सभी का ये मानना है कि दे आर फीलिंग प्रेशर, दे आर फीलिंग हीट, और कुछ आप जीआई काउंसिल को भी आईआईडीए को टेकअप करना चाहिए और कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या आईआईडी की तरफ से। हाँ, वो तो है। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर कोई इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है, और जल्दी, जितना जल्दी करे तो उतना अच्छा है। और केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी तो 11.5 लाख क्लेम हमको रिपोर्ट हुआ है एज ऑन डेट, 11.5 लाख, और 15,000 करोड़ क्लेम्स, इंकर्ड क्लेम फिगर है हमारा, 15,000 करोड़। ओनली कोविड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बाकी हेल्थ क्लेम का इसमें जोड़ा नहीं, सिर्फ Yes, sir. कोविड क्लेम के नंबर्स दे रहा हूँ। और इतने सारे आए हैं, और जैसा ये कोविड सेकंड वेव चल रहा है, और बाद में भी थोड़ा कुछ चल सकता है, और ये कितना दिन चलेगा अभी तो बता नहीं सकते। ये सब देखते हुए नंबर्स और भी बढ़ने का बहुत चांसेस है। तो इन सब रहते हुए अभी लोगों का कष्ट भी देखते हुए गवर्नमेंट जितना जल्दी हुए उतना जल्दी ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डिफाइन करे और रेट्स भी स्टैंडर्डाइज करे तो बहुत अच्छा होगा। अगर रेट्स स्टैंडर्डाइज हो गए तो हमको क्लेम सेटल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी 1 घंटे के अंदर क्लेम ऑफ कैशलेस क्लेम से सेटल करने का लिए हमको ऑर्डर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट से और आईआरडीएल से। यस, हम वो तैयार करने के लिए हम तैयार है। ये पूरा तरह से सही तरह से मुमकिन तब है कि जब ये रेट्स भी स्टैंडर्डाइज हो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी स्टैंडर्डाइज हो। तो हम यही मांगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और बाकी स्टेट गवर्नमेंट से, जितना जल्दी हुआ तो उतना जल्दी आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेट्स करें। सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने आज वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया।